तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसका जो दो पोस्टुलेट है उसको हम लोग फुली प्रैक्टिकल विथ इलस्ट्रेशन के साथ पूरा थ्योरी को समझेंगे कि क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट्स। अगर आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लो। वैसे मैं यहाँ पे एक बार बैक में जो बताया हूँ मैंने उससे पहले वाले वीडियो में, उसे मैं थोड़ा यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। मैं यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा इंट्रोड्यूस आपको कर दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्रांग हो जाए। सबसे बड़ी बात कि मैं हूँ रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्रेनस्टॉर्म ईडी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आप लोग लगभग अच्छी तरह से परिचित होंगे। जो लोग परिचित नहीं होंगे उनको मैं बता दूं कि आप अगर वीडियो पूरा अंत शुरू से अंत तक देखते हो तो कहीं भी कॉन्सेप्ट में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहने वाला है। वैसे मैं आज के वीडियो में भी उसे थोड़ा इंट्रोड्यूस ब्रीफ में करूंगा। तो चलिए, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद जो होगा सो होगा। पहले हम इस पे फर्स्ट जो है पोस्टुलेट देखेंगे, उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट और उसका जो एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल के बिना फिजिक्स को समझना मेरे हिसाब से जस्ट इनकम्प्लीट है, इसलिए पूरा हम लोग इलस्ट्रेशन, मैंने बताया ना, इसलिए पूरा इलस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर में हम यहां पे पढ़ेंगे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनकॉर्पोरेट्स मतलब इंक्लूड या कंबाइन करता है द प्रिंसिपल दैट स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आपको पता है कि माइकलसन एंड मोरले या आइंस्टीन के द्वारा यह बात सत्यापित कर दिया गया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा, वो किसी मीडियम पे निर्भर नहीं करता है। तो यही बात यहां पे मैंने लिखा है, इसे आप पढ़ सकते हो। ये यहां पे क्लियर हो गया, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। पहले लाइन में ये बात क्लियर, जो मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले वीडियो में उसे अच्छे से क्लियर कर दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है थ्योरी हैज वाइड रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब इसका एक जो है वाइड रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है। जैसे इस आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन के बारे में बताया। बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनंसिएटेड इन 1905। इनंसिएटेड मतलब इसको डिक्लेरेशन इसका या इसको जो है प्रोक्लेम जो है 1905 में सर आइंस्टाइन के द्वारा किया गया। इट हैज टू फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। इसके दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें पहला नंबर पोस्टुलेट कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम्स का इक्विवेलेंस मतलब समानता। इसमें आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल सिस्टम। वर्ड का मतलब समझिए, एक एक वर्ड का बहुत ही ज्यादा वाइड मतलब जो है एक्सटेंट में मीनिंग होता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम सेम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द लॉज ऑफ फिजिक्स जो है सेम रहेगा हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसका यह मतलब हुआ, ये हमारा कहता है फर्स्ट पोस्टुलेट्स। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन उठता है कि अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो मैंने वीडियो तो बना दिया है, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड करता है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड। अब इसका एग्जांपल क्या है, सपोज मान लो एग्जांपल के लिए कि ये आप हो, आप सड़क पे खड़े हो। आप सड़क पे खड़े हो, इसका मतलब आप रियली लाइफ में जाके ये चीज अप्लाई नहीं करोगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। आप सड़क के किनारे मान लो खड़े हो, आपके सामने इस रोड पे कोई कार या कोई जीप जो 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि अगर इस पर जब तक हम किसी तरह का फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये या तो एक्सक्लरेट होगा या तो वो रेस्ट मोशन में आएगा। एक्सक्लरेशन के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर हमें रेस्ट में लाना है फिर भी हम ब्रेक लगाएंगे तो फोर्स का अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ए बॉडी विल परसिस्ट इन द मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ, मतलब आप समझ गए, एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही होता है। तो इस बंदे को, इसको दिखेगा कि ये गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे हमने बुक वाले केस में देखा, बस इसमें क्या होना चाहिए, फोर्स इसमें जो एक्ट कर रहा है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक्सक्लरेशन भी 0 होगा। जब ये फोर्स 0 तो एक्सक्लरेशन 0, क्योंकि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सक्लरेशन। तो मास किसी भी बॉडी का 0 कभी नहीं हो सकता है, कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास रहेगा ही, इसीलिए एक्सक्लरेशन भी उसका 0 होगा। फोर्स 0, एक्सक्लरेशन 0।
चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद है हमारा जो ये हो गया लॉज ऑफ फिजिक्स, जो है इनवेरिएंट होता है ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सिस्टम में। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ जानेंगे। उससे पहले हम लोग सेकंड पोस्टुलेट को देख लेते हैं। आपका पोस्टुलेट 1 यही हुआ। तो थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हल्का और आपको अब मैं आपको अवगत करवा देता हूँ थोड़ा, कि जैसे मान लीजिए वही कार वाला एग्जाम्पल आपको है, एक छोटा सा और मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के फ्रेम हमें देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट फ्रेम इस रोड पे खड़े या रोड के साइड में जो लड़का खड़ा है इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और सेकंड फ्रेम है इसका जो इस कार के अंदर में बैठा हुआ है। तो 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे हैं। तो ये जो रोड के साइड में खड़ा है ये अगर कार को ऑब्जर्व करेगा तो ये कहेगा कि ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जैसा हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना। थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं रिलेट कर रहा हूँ। और इस गाड़ी के अंदर जो लड़का बैठा है उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो कार के साथ साथ ये भी मोशन में है। जबकि अगर हम सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला देख रहा है, तब अगर ये सेकंड वाला फर्स्ट वाली को ऑब्जर्व करता है, इसे आप ऐसे समझें, तो इसे ये लगता है कि वो रेस्ट में है, ये कार वाले को, क्योंकि कार उसके लिए रेस्ट में है और ये फर्स्ट वाला उसके पीछे जा रहा है। जैसे कि ऐसे क्रॉस किया तो उसको वो पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला इसके लिए मोशन में है। वो उसको देख रहा है तो वो बोल रहा है तुम मोशन में हो, ये इसको देख रहा है तो बोल रहा है तुम मोशन में हो। दोनों खुद को देख रहा है तो बोल रहा है रेस्ट में है। एक दूसरे को देखने पे यहां पे बदलाव आ रहा है। जैसा हम लोग रेलगाड़ी के केस में देखते हैं कि मान लो रेलगाड़ी कोलकाता से बेंगलुरु के लिए निकलती है, तो रेलगाड़ी निकली तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने दोस्त को फोन करते हैं, अपने दोस्त को कॉल करेगा और रेलगाड़ी में बैठा बंदा बोलेगा कि मैं बेंगलुरु पहुंचने वाला हूं, कोलकाता से बेंगलुरु गया, तो मतलब क्या, या स्टेशन में पहुंचने वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेशन उसके लिए चल रहा है, उसके लिए बेंगलुरु या स्टेशन चल रहा है। जबकि बेंगलुरु या स्टेशन चलने वाला तो चीज है ना, वो तो स्टेशनरी है। वहीं आपका दोस्त अगर आपको जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या मैं खड़ा होकर यहां पे ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे लगेगा कि वो ट्रेन या वो कार मूव कर रही है। ये ट्रेन वाले एग्जांपल में हम समझते हैं, तो ट्रेन या कार मूव कर रही है, इसका मतलब आप बैठे हो तो उसके लिए आप भी मूव कर रहे हो ट्रेन के साथ साथ, लेकिन आप बोलते हो कि मैं रेस्ट में हूं। जो ट्रेन में बैठा हुआ बंदा है वो बोलता है मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन रेस्ट में है और दिल्ली या बेंगलुरु या मुंबई वो चल रही है, स्टेशन चल रही है। जबकि स्टेशन स्टेशनरी है, बेंगलुरु स्टेशनरी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। अपना अपना नजरिया है दोनों के सोचने का, इसीलिए कहा गया है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब हम लोग पोस्टुलेट 2 देखेंगे, जो न्यूटन आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया पोस्टुलेट 2 जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स 2 को, जिसमें लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द इनर्शियल सिस्टम, द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। अब चलिए हम लोग पोस्टुलेट 1 को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के बिना फिजिक्स को समझना उतना आसान मेरे हिसाब से तो है नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली उसका हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं। मान लीजिए ये कोई स्पेसशिप है जो 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके अंदर आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, तो इसको ये अगर खुद को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये रेस्ट में है, और आप जो पृथ्वी पे खड़े हो तो आप क्या कहोगे खुद को देख के कि मैं रेस्ट में हूं। एक दूसरे को देखने पे मोशन वाला केस आता है, यहां पे वो नहीं करना है। खुद को देखने पे क्या हो रहा है, रेस्ट में है, जो कि एक स्पेसशिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसे आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पे फर्स्ट पोस्टुलेट से इसका क्या रिलेट है, तो मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा कहता है द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम। तो फिजिक्स का जो नियम इस पर लागू होगा यही रूल स्पेसशिप वाले लड़के पर भी लागू होगा, क्योंकि ये स्पेसशिप में बैठा है तो इसको लग रहा है कि स्पेसशिप रेस्ट में है और वो भी इसलिए रेस्ट में है। इसको लग रहा है जो पृथ्वी पे खड़ा है कि पृथ्वी रेस्ट में है, इसलिए ये भी रेस्ट में है। लेकिन वहीं कोई अंतरिक्ष का यात्री पृथ्वी पे खड़े लड़के को या किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे लगता है कि वो मोशन में है। नजरिया बदल जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं, किसके नजरिए से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे इसलिए लगेगा क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और साथ में सूर्य के भी रिवॉल्यूशन करती है। इस पर मैंने बहुत ज्यादा चर्चा कर दिया इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये हमारा कहता है पोस्टुलेट 1 कि दोनों पर सेम लॉ अप्लाई होंगे, स्पेसशिप वाले पे भी और जो पृथ्वी पे खड़ा लड़का है उस पर भी। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टुलेट 2 का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
तो पोस्टुलेट 2 को समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि ये एक बस है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इधर जा रही है बस। और सिमिलरली ये सेकंड वाला बस आपको दिख रहा होगा जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को आ रही है। तो जब ये फर्स्ट वाला इसको देखेगा तो दूसरे वाले को देख के क्या कहेगा कि इसका कुल स्पीड कितना है? आप बताओ, आपको मालूम होगा कि इसका कुल स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, होगा कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी रिलेटिव क्वांटिटी होता है। तो इस टर्म में मैंने क्या किया, दोनों स्पीड को जोड़ दिया और बता दिया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे वाला गाड़ी आ रहा है। तब सिमिलरली जैसे ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले को देखेगा तो क्या कहेगा, जैसे आपने बोला 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वैसे ये बोलेगा कि फर्स्ट वाला भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव होता है। ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। मैं इससे पहले बता चुका हूं, लेकिन मैंने फिर बता देता हूं, लाइट के केस में ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको मैं डायग्राम के साथ आपको थोड़ा समझा देता हूं। अब चलिए इसे समझने के लिए हम एक बस वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं कि डेली लाइफ के अलावा लाइट के केस में क्या होता है। लाइट के केस में क्या होगा, तो देखो मान के चलो बस कोई मोशन में बस है, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी होगा तो मान के चलो मोशन में वेलोसिटी इसका v मान लिए, तो लाइट का कुछ ना कुछ मान लो स्पीड होगा, तो हम vc मान लेते हैं लाइट का स्पीड। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि डेली लाइफ में हमने क्या किया, वेलोसिटी को जैसे रिलेटिव बोल के ऐड कर दिया तो यहां पर c प्लस भी करोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। c प्लस भी या c माइनस भी करना, ये दोनों रूल गलत होगा। यहां पे ऐड लाइट के केस में कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं आपको फिर ट्रेन वाले एग्जांपल से एक बार क्लियर करूंगा, और वैसे मैंने इससे पहले भी क्लियर कर दिया है। मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सेम होगा सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। यही कह रहा है हमारा थ्योरी कि सेम होगा, चाहे कोई इंसान, चाहे कोई बस मूव कर रही हो, चाहे कोई स्पेसशिप हो, चाहे कोई रोड पे सड़क पे कोई लड़का दौड़ रहा है, या कोई लड़का चाहे सड़क पे रेस्ट में है, इससे कोई मतलब नहीं है। हर जगह स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। और सेकंड पोस्टुलेट्स आने का रीजन क्या था, वो था माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव रिजल्ट आना। कि मान के चलो अभी एक ट्रेन है जो नॉर्मल कंडीशन में है, अभी इसमें कोई स्पीड ऑफ लाइट से लेना देना नहीं है, जैसे नॉर्मल चलता है वैसे है। अभी मेरे घड़ी में 9 बज रहा है, तो जो ट्रेन में बैठा मेरा दोस्त होगा उसके घड़ी में भी 9 ही बज रहा होगा, कोई चेंजिंग नहीं है, आइडेंटिकल है। अब मान लो ये ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट के गति से मूव करने लगता है जिसमें आपका दोस्त बैठा है। अब बदलाव होगा समय में, बात को गौर कीजिए। और आप एक चीज और से एग्जांपल सपोज करके चलिए कि आपका दोस्त 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन के ऊपर या ट्रेन में दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ट्रेन के ही दिशा में। तो आप क्या बोलोगे, आप टोटल स्पीड क्या निकालोगे अपने दोस्त का, स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ आपका दोस्त, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये संभव है? ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट को कभी पार नहीं करोगे, क्योंकि प्रकृति अपना फंडामेंटल लॉ को टूटने से बचा रही है। इसलिए वो डिस्टेंस और टाइम को ही आपस में वेरी करवा देती है, डिस्टेंस और टाइम को ही बदल देती है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं बचपन से ही। तो डिस्टेंस और टाइम आपस में वेरी कर जाएंगे अगर हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना है। तो ये क्यों भड़क रहा है ये, तो क्या होगा, वो आपस में वेरी कर जाएगा। यही बात आइंस्टाइन ने बाद में उसे जाके साबित कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो माइकलसन एंड मोरले ने बताया था कि कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट ही है, वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ट्रेन में बैठा जो लड़का होगा उसका घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और उस ट्रेन का डिस्टेंस भी जो है आप देखोगे बाहर से, अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, डिस्टेंस कम, और टाइम का डायलेशन, टाइम में बदलाव। आपके घड़ी में 9 बजेगा रात में, उसके घड़ी में हो सकता है जो सुबह का 6 बज रहा होगा। ऐसा हो सकता है, टाइम का डायलेशन हो गया। क्योंकि प्रकृति के फंडामेंटल लॉ को तोड़ना ये उचित नहीं होगा, इससे विनाश आ सकता है, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। इसीलिए टाइम और डिस्टेंस या स्पेस और टाइम आपस में वेरी कर जाते हैं। तो मैंने आपको फुली इलस्ट्रेशन करके समझा दिया प्रैक्टिकली। फिर भी आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्रेन वाला एग्जाम्पल खत्म हो गया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।